हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू HBC साइंस क्लासेस। आप सभी का HBC साइंस क्लासेस में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सीटेड पेपर 2 साइंस दिसंबर 2019। तो आज जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो सीटेड पेपर 2 साइंस दिसंबर 2019। ठीक है, 2019 का साइंस का सीटेड का पेपर 2 में डिस्कस करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 61 आपका क्या है। X is a chemical present in our stomach and is necessary for digestion of food. When X is secreted in excess, it causes health problem like indigestion. Y is a chemical used to treat this solution, which could be X and Y. आपका क्वेश्चन इसमें दिया है एक्स जो है एक केमिकल है, वो हमारे पेट में होता है। ठीक है, केमिकल हमारे पेट में पाया जाता है जो डाइजेशन के लिए, फूड के डाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन जब एक्स जो है वो ज़्यादा मात्रा में निकलता है, इससे क्या हो जाता है, हमारे पेट में इंडाइजेशन यानी कि अपच की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, अब वाई एक केमिकल है जो क्या करता है, इस कंडीशन यानी कि इंडाइजेशन हो जाता है उसको ट्रीट करता है, उसके उपचार में यूज़ किया जाता है। तो ये क्या हो सकते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, तो आपके ऑप्शन देखिए इसमें क्या दिए हुए हैं। एक्स इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाई इज सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब एक्स तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हम जानते भी हैं कि हमारे जो स्टमक है उसमें HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, वाई सोडियम कार्बोनेट नहीं है। ठीक है, एक्स इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एक्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नहीं है। एक्स इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाई इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, अब आंसर इसका जो है सी करेक्ट है, क्योंकि जो एक्स है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और वाई जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपका क्लास 7 से मैंने ये लिया है, ये जो आपका क्वेश्चन बना है 7 से बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है देखिए, इंडाइजेशन इन अवर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। इट हेल्प अस टू डाइजेस्टेड फूड, इसकी हेल्प से हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 2, बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉज इंडाइजेशन, ज़्यादा एसिड की वजह से हमारे पेट में इंडाइजेशन होती है। सम टाइम इंडाइजेशन इज़ पेनफुल। टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एंटासिड का यूज़ करते हैं, सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, हम इतना ही देखते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो आपका होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH की होल 2 इसका आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आंसर जो इसका सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है 62, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस बैक्टीरिया इज नॉट यूज्ड, आपने बताना है इनमें से कौन सी प्रोसेस में बैक्टीरिया का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो आपके इसमें ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ कार्ड, बेकिंग ऑफ ब्रेड, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर जूस, नाइट्रोजन फिक्शन। ठीक है, अब जो इसका आंसर आपका है यह है इसमें बेकिंग ऑफ ब्रेड। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे, तो हम जानते हैं कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका बैक्टीरिया का यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे जो यूज होता है ईस्ट का यूज होता है। ठीक है, ब्रेड बनाने में किसका यूज होता है, बेकिंग ऑफ ब्रेड। क्या करते हैं, ब्रेड में जो इसका डो आटा होता है, ठीक है, जो ब्रेड बनाने के लिए इसका डो होता है, आटा होता है, उसमें क्या मिलाया जाता है ना, ईस्ट मिलाया जाता है। ठीक है, ईस्ट मिलाए जाने से क्या होता है, उसमें CO2 गैस बन जाती है। ठीक है, ईस्ट मिलाते हैं तो CO2 गैस फॉर्म होती है, और CO2 गैस की वजह से क्या होता है, वो आटा जो है, वो डो जो है वो फूलने लग जाता है। ठीक है, और सॉफ्ट भी हो जाता है, स्पंजी भी हो जाता है, जिससे क्या बनाते हैं, हम ब्रेड बनाते हैं, तो ईस्ट का यूज होता है। ये शुगर केन जूस, यहाँ पे भी आपका किसका यूज होता है, बैक्टीरिया का यूज होता है। हम जानते हैं कि इकोला एक बैक्टीरिया होता है, उसका यूज होता है, जिससे हमारा एल्कोहल फॉर्म होता है। ठीक है, एथेनॉल। उसके बाद है, इस प्रोसेस में एल्कोहल फॉर्म होता है। ठीक है, उसके बाद है नाइट्रोजन फिक्शन, ये भी आपका बैक्टीरिया का यूज होता है। यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि किस में बैक्टीरिया का यूज नहीं होता, तो आपका ऑप्शन जो करेक्ट है वो है बी। ठीक है, बाकी बेकिंग ऑफ ब्रेड, बेकिंग ऑफ, ठीक है, ब्रेड में जो इसका डो होता है, इसमें हम यूज़ करते हैं ईस्ट का। ठीक है, ईस्ट मिला देते हैं, ईस्ट से क्या होता है, CO2 गैस फॉर्म होती है। ठीक है, और CO2 गैस से क्या होता है, जो डो है वो कैसा हो जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है। ठीक है, डो क्या हो जाता है, यहाँ पे जो होता है ना, ब्रेक डाउन ऑफ जो कार्बोहाइड्रेट है वो ब्रेक डाउन होता है, और इससे जो हमारा डो होता है स्पॉन्जी हो जाता है, स्पॉन्जी और सॉफ्ट। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा करेक्ट था बी। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट, इनमें से आपको बताना है कि सबसे अलग क्या है। ठीक है, आपकी जो इसमें थे डिफॉरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन, इरोजन,
कंजर्वेशन। अब देखो, डिफॉरेस्टेशन तो वही है कि जो वनों का कटना होता है, जंगल का कटना, ठीक है, जंगलों का कटना। डेजर्टिफिकेशन में मरुस्थलीकरण होता है, ठीक है। एरोजन आपका होता है मृदा अपरदन होता है, यानी कि तीनों ही जो होते हैं एक टर्म जो है विनाशकारी टर्म है, मतलब इससे कुछ ना कुछ हानि हो रही है, हमें नष्ट हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। कंजर्वेशन जो टर्म है ये संरक्षण से रिलेटेड है, यानी कि पॉजिटिव है, ये तीनों ही नेगेटिव है। तो आपसे पूछा है कि अलग क्या है, तो हमारा इसमें डिफरेंट जो है वो कंजर्वेशन, ठीक है। बाकी जो तीनों ही टर्म्स हैं एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो विनाशकारी, यानी कि विनाश होगा इनसे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है 64, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। इसमें भी बताना है कि क्या, इसमें आपको बताना है कि करेक्ट नहीं है। डाइजेशन इज़ अ केमिकल चेंज, डाइजेशन जो होता है यस केमिकल चेंज होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल चेंज, फोटोसिंथेसिस भी क्या है, केमिकल चेंज है। रेस्पिरेशन इज अ केमिकल चेंज, रेस्पिरेशन भी केमिकल चेंज है। क्रिस्टलाइजेशन इज अ केमिकल चेंज, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन जो होता है आपका फिजिकल चेंज होता है। आप देखिए फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होते हैं। केमिकल चेंज वो चेंज है जहाँ पे एक बार चेंज हो गया तो वो चेंज होने के बाद अपनी ओल्ड स्टेज में नहीं आता है, ठीक है। कोई भी स्टेट अगर चेंज हो रही है तो वो अपनी ओल्ड स्टेज में नहीं आ रही है। फिजिकल चेंज क्या है, स्टेट चेंज होने के बाद वो अपनी ओल्ड स्टेज में आ जाती है, ठीक है। जैसे कि डाइजेशन, डाइजेशन में है हमारा खाना डाइजेस्ट हो गया, लेकिन उसके बाद क्या है, उसको अनडाइजेस्ट नहीं कर सकते हम, खाना पचने के बाद वो अनडाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस चाहे रेस्पिरेशन की बात करें, रेस्पिरेशन भी केमिकल चेंज है, फोटोसिंथेसिस भी केमिकल चेंज है, ठीक है। क्योंकि हमें क्या मिलता है, जो प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है। केमिकल चेंज में एक बात और, एक पॉइंट और है इसकी प्रॉपर्टी की, इसमें जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, न्यू प्रोडक्ट हमें फॉर्म मिलता है, ठीक है, न्यू प्रॉपर्टी के साथ। नया प्रोडक्ट हमें फॉर्म होता है नई प्रॉपर्टीज़ के साथ, नई प्रॉपर्टीज़ भी नहीं होती हैं उसकी। केमिकल चेंज सॉरी फिजिकल चेंज में जबकि ऐसा नहीं होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं चेंज नहीं होती हैं। और कह सकते हैं कि हमें न्यू प्रोडक्ट तो मिलता है, नया प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, ठीक है। यस, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन का दिया हुआ है कि लर्न द सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द इवेपोरेशन सी वाटर। द salt obtained in this manner is not pure and the shape of its crystals can't be seen clearly. However, large crystals of a pure substance can be formed from their solution. This process is called crystallization. इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, ये किसके एग्जाम्पल है, फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन इज अ केमिकल चेंज। यहाँ पे देखो केमिकल चेंज लिखा है, नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है। तो क्रिस्टलाइजेशन हमारे क्या है यहाँ पे, फिजिकल चेंज है। बाकी मैंने बता दी कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंज क्या होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा देखते हैं इसमें 65, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन असेंडिंग ऑर्डर पर द साइज ऑफ पार्टिकल, ठीक है। आपने बताने कि सबसे छोटा पार्टिकल, उससे बड़ा पार्टिकल, उससे बड़ा पार्टिकल क्या होता है। तो इसका आंसर आपका करेक्ट बी है। क्ले के पार्टिकल सबसे छोटे होते हैं, देन आपका होता है सिल्ट, फिर सैंड, ग्रेवल एंड रॉक के पार्टिकल बड़े होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 66, द फंक्शन ऑफ गिल्स इन द फिश इज़ टू। आपने बताने हैं इसमें गिल्स के जो फिश है, फिश में जो गिल्स हैं उसके क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है। अब इसका जो आंसर है हमारा सी है, एब्जॉर्ब डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। इसका जो काम होता है वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब करने का, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है फिश के बारे में, क्लास 7 में है, आप क्लास 7 की बुक से इसे देख सकते हैं। गिल्स इन फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं हम नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 67, विच ऑफ द फॉलोइंग्स कैन बी यूज टू कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट इफ वन रन्स आउट ऑफ कनेक्टिंग वायर। अब इसमें देखिए वही है कि सर्किट कंप्लीट करना है जिससे क्या है, वायर में हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, ब्लेड का यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि मेटल में क्या होता है, मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, मंजुला इज ऑब्जर्विंग हर इमेज इन अ प्लेन मिरर। मंजुला क्या करती है, अपनी इमेज को प्लेन मिरर में देखती है। द डिस्टेंस बिटवीन हर सेल्फ एंड द मिरर इज़ 5 मीटर, ठीक है। अब उसकी जो मिरर में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 मीटर है। सी मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, वो 1 मीटर आगे जाती है मिरर के। द डिस्टेंस बिटवीन हर सेल्फ एंड हर इमेज नाउ। अब आपने बतानी है कि उसकी और उसके इमेज के बीच की जो मिरर के बीच की इमेज और उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ठीक है। ये मान लो यहाँ पे मंजुला है, यहाँ पे उसकी इमेज बन रही है, ठीक है। सेम डिस्टेंस में बन रही है दोनों साइड पे, यहाँ भी आपकी 5 मीटर है, यहाँ भी आपकी 5 मीटर है। तो वो 1 मीटर आगे बढ़ जाती है, तो 1 मीटर यहाँ बढ़ेगी तो 4 यहाँ हो जाएगा,
4 यहाँ हो जाएगा, 4 + 4 दोनों को हम प्लस कर देते हैं तो टोटल आपकी डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते, देखिए मैंने यहाँ भी है हिंदी मीडियम के लिए दिखाया हुआ है तो देख सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 69, एंड पेंडुलम ऑसिलेट 30 टाइम्स इन 3 सेकेंड। एक पेंडुलम है वो ऑसिलेट करता है 30 टाइम्स इन 3 सेकेंड, यानी कि 3 सेकेंड में 3 बार 30 टाइम ऑसिलेट कर देता है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग। आपने बताना है इसमें से क्या करेक्ट है। पेंडुलम देखते हैं, जैसे कि ये है आपका, क्या करेगा ये 30 टाइम इन 3 सेकेंड में, ये 30 टाइम इस तरीके से यहाँ ऐसे चला जाता है। ठीक है, 30 टाइम ये ऑसिलेट कर लेता है 3 सेकेंड में। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, आपने बताना है कि क्या करेक्ट है। इट्स टाइम पीरियड इज 10 सेकेंड, फ्रिक्वेंसी इज 3 हर्ट्ज। इट्स टाइम पीरियड 0.1 सेकेंड एंड फ्रिक्वेंसी इज 10 हर्ट्ज। इट्स Its time period 10 and frequency is 0.3 hertz. Its time period is 0.3 and frequency is 0.3। तो इस 3 सेकेंड में जो ऑसिलेशन करता है वो कितने होते हैं उसके, 30 टाइम है। ठीक है, 30 टाइम वो ऑसिलेशन कर लेता है। तो उसका मतलब वो 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन करेगा, 1 सेकेंड का निकाले तो 1 सेकेंड में आ जाएंगे उसके 30/3, तो आपका हो जाएगा 10। मतलब वो 1 सेकेंड में 10 ऑसिलेशन कर रहा है, वो 10 टाइम क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो हमारे इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी निकल गई। हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब वो 10 टाइम करा ना 1 सेकेंड में, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है 10 निकल गई। तो हमारा जो एफ फ्रीक्वेंसी निकल गई है वो कितनी निकल गई है, 10 टाइम निकल गई है। ठीक है ना, 1 सेकेंड में वो 10 टाइम करा है, फ्रीक्वेंसी 10 है। तो टी जो होता है, ठीक है, टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड इक्वल्स होता है 1/f। ओके, तो आपका जाएगा 1/10, तो पॉइंट आंसर आ जाएगा 0.1। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर जो आ रहा है 0.1, टी आपका आ रहा है 0.1, एन आपका आ रहा है 10। अब देखिए आंसर में फ्रीक्वेंसी 10, टाइम पीरियड 0.1, तो आंसर हमारा हो जाएगा इसमें बी। ठीक, नेक्स्ट है 70, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपने इसमें से बताना है कि क्या इनकरेक्ट है। बॉल बियरिंग आर यूज टू इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन पार्ट्स ऑफ अ मशीन। फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस contact can never be eliminated on earth. Rolling friction is less than sliding friction. The friction of force an object is moving through a fluid depend अपॉन इट्स शेप। ठीक है, तो इसका आंसर, इसका जो क्वेश्चन है बॉल बियरिंग का दिया हुआ है। बॉल बियरिंग रेड्यूस फ्रिक्शन। ठीक है, यहाँ पे आपका लिखा है कि बॉल बियरिंग रेड्यूस फ्रिक्शन। बॉल बियरिंग से क्या होता है, बॉल बियरिंग से फ्रिक्शन जो होता है कम होता है। ठीक है, अब ये आपका क्लास आपका दिया हुआ है क्लास 10th में ही, फोर्स फ्रिक्शन चैप्टर है, आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन इसमें है बी करेक्ट है। ठीक है, बॉल बियरिंग यहाँ पे लिखा है, बॉल बियरिंग आर यूज टू इंक्रीज फ्रिक्शन। इंक्रीज नहीं करता है ये, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं। 71, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। आयरन कैन रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। जिंक कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर कैन रिप्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। अब देखिए ये जो आपका क्वेश्चन बना हुआ है ये है रिएक्टिविटी सीरीज़ का क्वेश्चन। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज़ का आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट या कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर है, जिंक कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आपका होता है CuSO4। ठीक है, मान लीजिए इसको मैं करके दिखाती हूँ, Zn प्लस CuSO4। ठीक है, तो आपका ये बन जाता है, Zn ने क्या किया, Cu को इसकी जगह से हटा दिया, रिप्लेस कर दिया, तो ये बन गया ZnSO4। ठीक है, बाकी Cu आपका अलग हो जाता है। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है कि आपसे पूछा है कि क्या स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपका ये वाला स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। इसलिए करेक्ट है, Zn कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। Zn ने क्या किया, कॉपर को उसके सॉल्यूशन से अलग कर दिया, क्योंकि Zn जो है ये ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो ये आपका जो क्वेश्चन आया है रिएक्टिविटी सीरीज से आया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर है करेक्ट ऑप्शन बी है। अब इसमें आप लोग क्या करेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न कर लेंगे, जिससे क्या होगा आपका आपको ये पता चल जाएगा उसमें कि कौन सा मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, कौन सा लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, 72, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। आपने बताना है कि इसमें से कौन सा आपका करेक्ट है। ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग लिक्विड।
करेक्ट बताना, ठीक है। क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज हम किस में करते हैं, बॉयल लिक्विड जो बॉयल होता है उसको मेज़र करने में नहीं करते हैं, ठीक है। क्लिनिकल का तो हम क्लिनिक में करते हैं, फीवर मेज़र करने में, टेम्परेचर मेज़र करने में करते हैं बॉडी का, ठीक है। रूम टेम्परेचर हैव द रेंज ऑफ 30 to 100, नॉट करेक्ट, ये भी करेक्ट आपका नहीं है, ठीक है। 30 से 100 नहीं होता है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैव द रेंज ऑफ 35 to 42, 35 से 42 जो होती है आपकी, ये क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज होती है, ठीक है। द रेंज ऑफ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब इसमें है जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसकी जो रेंज होती है वो क्लिनिकल से ज़्यादा होती है। यस, आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ये दिखा भी हुआ इसमें, थर्मोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज्ड टू मेजर अ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने में यूज होता है। द रेंज ऑफ द थर्मोमीटर 35 to 42 मीन्स 35 से 42 जो होती है वो क्या होती है, क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज होती है, ठीक है। अदर पर्पस एंड यू, दूसरे पर्पस के लिए हम जो यूज़ करते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर का करते हैं। द रेंज ऑफ द दीज थर्मोमीटर इज़ यूजली -10 to 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब इससे ज़्यादा रेंज है ना इसकी, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन हमने करेक्ट किया था, तो ये भी आपका क्लास 7 से क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन 73, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। इनकरेक्ट को बताना है। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ केरोसिन इज मोर देन दैट ऑफ कोल, द कैलोरीफिक वैल्यू कोल इज मोर देन वुड, कोल की पूछिए, ठीक है। कोल की यहाँ पे केरोसिन से ज़्यादा कह रहा है, यहाँ पे कोल की वुड से ज़्यादा कह रहा है। द कैलोरीफिक वैल्यू बायोगैस इज मोर देन एलपीजी, बायोगैस की एलपीजी होगा, ठीक है, एलपीजी से ज़्यादा होती है। डी है द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सीएनजी इज मोर देन दैट ऑफ डीजल, ठीक है। तो इसमें चलिए इसकी वैल्यू हम देख लेते हैं, ये दे रखी है। बायोगैस की एलपीजी की इसमें है 55,000, ठीक है। बायोगैस एलपीजी की 55,000 और बायोगैस की 35 से 40,000। तो ज़्यादा कौन है, ज़्यादा तो एलपीजी है ना, तो बायोगैस की ज़्यादा कह रहा है, एलपीजी की ज़्यादा है, तो एलपीजी है आपका, ठीक है। एलपीजी की ज़्यादा है, तो ये आपका रॉन्ग है। कैलोरीफिक वैल्यू बायोगैस इज़ मोर देन दैट ऑफ एलपीजी, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, ये फ्यूल एफिशिएंसी आपका दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। आपका ये आया है उसी क्लास जो अर्थ का चैप्टर, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड अ कैलोरीफिक वैल्यू। ये क्वेश्चन आपका इससे पहले जो 2019 का मैंने करवाया हुआ है आपको पेपर जुलाई का, उसमें भी इससे क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 74, अ बस ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 12 मिनट, ठीक है। 12 मिनट में वो इतनी की स्पीड से क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है बस। देन एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर अ नेक्स्ट 18 मिनट, और नेक्स्ट 18 मिनट में फिर वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 18 मिनट लगा रही है ट्रैवल करने में, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस ड्यूरिंग दिस टाइम, तो इसका जो आंसर है देखिए, ठीक है। तो यात्रा में पहले तय की गई दूरी, मतलब पहले जो बस चल रही है कितना चला है उसने, तो सबसे पहले देख लेते हैं। दूरी होती है आपके डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड होती है 4 टी टाइम, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपकी जो डिस्टेंस दी है देखो 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, स्पीड हमारी 50 है, और 12 मिनट, अब मिनट के हिसाब से यहाँ पे आवर है तो मिनट के हिसाब से भी हमारा क्या होना चाहिए, इसको हम किस में बदल लेंगे, आवर में कम बदल देते हैं, ठीक है। टाइम के हिसाब से, टाइम को हमने आवर में वो कन्वर्ट कर दिया है, तो हमारे पास 50 तो है, 12 को हम घंटे में बदलेंगे तो 12/60 कर दिया हमने, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो हमारा आ जाएगा ये 6 2 जा 12 हो गया, 5 2 जा 10, ठीक है। उसके बाद फिर उसने चलना स्टार्ट किया, अगली जो उसकी स्पीड है कितनी, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है वो नेक्स्ट 18 मिनट। यहाँ पे 18 मिनट को भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे, आवर में कंप्लीट कर देंगे, सेम वे। 40 हमारे पास है, 18/60 हमने कर दिया, ठीक है। 0 से 0 हमारा कट हो गया, 6 3 जा 18 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, ठीक है। तो हमारा 10 और 12, अब दोनों की स्पीड को हम ऐड कर लेते हैं क्योंकि हमने टोटल डिस्टेंस निकाली, तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी आ जाएगी, 12 किलोमीटर आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा इसका टोटल जो डिस्टेंस आ जाएगी 22 किलोमीटर आ जाएगी, तो हमारा आंसर है इसमें 22 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 75, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग। अब इसमें से आपने इनकरेक्ट बताना, ठीक है। क्वेश्चन को हमने सबसे पहले अच्छे से रीड करना है, इनकरेक्ट बताना है।
द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज पीरियोडिक मोशन। द मोशन ऑफ लाइट इज रेक्लिनियर मोशन, ठीक है, रेक्लाइनर मोशन। जो लाइट का मोशन होता है एक सीधी रेखा में होता है, यस ये करेक्ट है आपका। हमने एक्सिस के अराउंड मोशन करता है, हाँ ये पीरियोडिक मोशन होता है क्योंकि इससे डे एंड नाइट होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है द मोशन ऑफ प्लग्ड स्ट्रिंग ऑफ स्टार्च इज ऑसिलेटरी मोशन, यस इसमें ऑसिलेटरी मोशन होता है। नेक्स्ट आपका है डी, ऑल पीरियोडिक मोशन आर सर्कुलर मोशन, ठीक है। सारे जो पीरियोडिक मोशन होते हैं सर्कुलर मोशन होते हैं, तो आपका ये वाला करेक्ट है, ठीक है। मतलब ये इनकरेक्ट है और यही आपका करेक्ट है। सारे पीरियोडिक मोशन सर्कुलर मोशन नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखो इसको एक्सप्लेन कर दूं मैं, इसमें क्या दिया हुआ है। मोशन ऑफ अर्थ है अराउंड इट्स एक्सिस इज पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मतलब ऐसे मोशन जो कुछ टाइम के बाद फिर से हो रहे हैं, एक समय अंतराल के बाद फिर से वो हो रहे हैं, जैसे कि डे एंड नाइट, डे के बाद नाइट, नाइट डे आपके होते रहते हैं, ठीक है, एक पीरियड के बाद होते रहते हैं, तो ये करेक्ट है। लाइट की जो मोशन होती है वो सीधी होती है, यस करेक्ट है, ठीक है। द मोशन ऑफ प्लग्ड स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रिंग सितार ऑसिलेटरी मोशन, ये सितार में जो होता है वही कंपन जो होती है उसमें ऑसिलेशन होते हैं ना इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से यहाँ ऑसिलेशन होती है एक तरीके से, तो ये मोशन भी आपका करेक्ट है। तो सारे जो पीरियोडिक मोशन है सर्कुलर नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के हिसाब से बताने की कौन सा करेक्ट है। प्लेन मिरर जो बनाते हैं इरेक्ट इमेज बनाते हैं, यस करेक्ट है। इमेज इज रियल, रियल नहीं होती है, इसमें जो इमेज होती है यस इन्वर्टेड होती है। इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, करेक्ट है। द इमेज साइज इज सेम दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये करेक्ट है। तो रियल इमेज नहीं बनाता है, इन्वर्टेड इमेज बनाता है, ठीक है। या कह सकते हैं कि वर्चुअल इमेज बनाता है, रियल नहीं बनाता है, वर्चुअल बनाता है। तो ए सी डी, अब देखते हैं कि ए सी डी किसमें है, ऑप्शन इसमें बी करेक्ट होगा, ठीक है, 76 का। तो नेक्स्ट है 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द नेचर ऑफ साइंस। आपने बताना है साइंस के बारे में कौन सा इसमें से आपका करेक्ट नहीं है। साइंस इज एन इंटर डिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग, साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव, साइंस प्रोमोट स्पेक्टिज्म, साइंस इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ फैक्ट्स। आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन है जो करेक्ट नहीं है वो है साइंस इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ फैक्ट्स, ठीक है, क्योंकि आपका ये करेक्ट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंटरडिसिप्लिनरी एरिया अंतर विषय एक विषय है, ठीक है। बहुत सारे इसमें आइडियाज़ प्लान योजनाएं हम बनाते हैं। साइंस जो होती है टेंटेटिव होती है, टेंटेटिव का मतलब कि है इसमें कि अस्थायी कह सकते हैं, एक स्थायी नहीं है, ठीक है। मतलब बहुत सारी नए नए टेक्निक्स का इसमें हम यूज़ करते हैं, भाई नए नए कॉन्सेप्ट नए नए आइडियाज़ का हम यूज़ करते हैं इसमें। और इस प्रैक्टिस यानी कि संदेह भाग को इसमें बढ़ावा मिलता है कि हमें हाँ कि क्या होगा, कोई हम एक्सपेरिमेंट करते हैं सोचते हैं उसके बारे में कि हाँ यहाँ पे क्या होगा, ये कैसे होगा, ठीक है, एक हमें सस्पेंस यहाँ पे बना रहता है। तो इसका आंसर जो हमारा है जो सही नहीं है वो आपका डी है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 78, एज पर एनसीएफ 2005 गुड साइंस एजुकेशन शुड बी द। अब देखिए एनसीएफ 2005 से आपका हर साल हम देख रहे हैं एक क्वेश्चन जरूर बन रहा है आपका, ठीक है, और क्वेश्चन बिल्कुल सेम सेम ही है। आप देखिए यहाँ पे क्या अभी हमने 19 जो जुलाई का पेपर सॉल्व भी किया था उसमें भी इससे क्वेश्चन बना हुआ था और सेम ऐसा ही बना है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन देखो चेंज करके आ गया, एज पर एनसीएफ गुड साइंस एजुकेशन शुड बी द, होनी चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए, ट्रू टू द साइंस टीचर, ट्रू टू द चाइल्ड, ट्रू टू द इन्वायरमेंट ऑफ द स्कूल, ट्रू टू द क्लासरूम कल्चर, ठीक है। तो कैसी होनी चाहिए साइंस के हिसाब से गुड साइंस एजुकेशन शुड बी, होनी चाहिए। तो इसका जो हमारा आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वहाँ बच्चे के लिए ट्रू होनी चाहिए, ट्रू टू द चाइल्ड, ठीक है, इसमें आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। बाकी हमारे इनकरेक्ट हैं ये तीनों, बी हमारा करेक्ट आंसर है, ट्रू टू द बच्चे के लिए ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। सेम ऐसी क्वेश्चन आपका वहाँ भी आया है 2019 का जो आपका जुलाई वाला पेपर है, सेम यही क्वेश्चन बना है, इसकी थोड़ा लैंग्वेज चेंज है, ठीक है। क्या नहीं होनी चाहिए करके आपके किसके लिए नहीं होनी चाहिए ट्रू, वो आपका आया हुआ है वहाँ पे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 79, क्वेश्चन 79, विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिडिटीज़ ऑफ गुड साइंस एजुकेशन करिकुलम इज सेटिस्फाई बाय एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट। अब इससे क्या है कि अच्छी जो विज्ञान की शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोगों द्वारा होती है। इसका मीन्स ये है, ठीक है, कि क्रियाकलाप और प्रयोग के द्वारा कौन सी वैधता की संतुष्टि होती है कि विज्ञान की अच्छी पाठ्यचर्या में। तो आपका जो इसमें ऑप्शन है, हम क्या करेंगे विज्ञान में सबसे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है किसी भी काम को करने के लिए प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस मतलब हम कह सकते हैं कि प्रतिक्रियात्मक एक्टिविटी जरूरी होती है। साइंस में हम एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें क्या करेंगे हम काम करेंगे ना कुछ, ठीक है। एनवायरनमेंट का मतलब नहीं है, हिस्टोरिकल का मतलब नहीं, कॉग्निटिव, तो ये तो मतलब ही नहीं करते। साइंस में जो इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए एक्टिविटी क्रियाकलाप या एक्सपेरिमेंट हमारे लिए जरूरी होते हैं, उसमें हमारी क्या होती है प्रोसेस होती है, ठीक है, एक प्रोसेस के थ्रू वो चीज़ें हमारी होती हैं। तो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा 79 का डी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा चलते हैं क्वेश्चन 80, अनु टुक हर क्लास
8 चिल्ड्रंस टू फील्ड ट्रिप। ठीक है, अनु क्या करती है, अपने जो क्लास के बच्चे हैं उनको एक भ्रमण के लिए लेके जाते हैं, फील्ड ट्रिप में लेकर जाती हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव्स फॉर दिस एक्टिविटी। तो इसके लिए वो सबसे जो अप्रोप्रिएट सही जो एक्टिविटी है वो क्या है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या कह सकते हैं कि सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है कि वो बच्चों को लेके गई है फील्ड ट्रिप में। मेन उसका एम क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है कि वो बच्चों को कहाँ लेके गई है, फील्ड ट्रिप में लेके गई है। अब इसकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इनकरेज द इंटरेक्शन एमंग चिल्ड्रन। वो क्या करना चाहती है, बच्चों में क्या करना चाहती है कि अंतःक्रिया को प्रेरित करना चाहती है बच्चों के बीच। ठीक है, इंटरेक्शन। इट प्रमोट द प्रोसेस स्किल थ्रू द कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस। वो बच्चों को क्या करना चाहती हैं कि मतलब एक अनुभव देना चाहती है बच्चों को, कौशल ठोस अनुभवों के द्वारा जो प्रक्रिया कौशलों को बढ़ावा देना चाहती है। ठीक है, उसके बाद है इट एनहांस ऑब्जर्वेशन स्किल एमंग द चिल्ड्रन। वो बच्चों में क्या करना चाहती है कि अवलोकन जो कौशल है उनको बढ़ावा देना चाहती हैं। उसके अलावा हो सकता है कि इट ब्रेक्स द मोनोटोमी ऑफ क्लास एज वेल एज टीचर। और क्लास और मतलब कक्षा और शिक्षक के जो बीच में है उनका जो मोनोटोमी है उसको तोड़ना चाहती है। ठीक है, अब इसका जो आपका जो पूछा है क्वेश्चन, कौन सा जो है अप्रोप्रिएट है, कौन सा जो उद्देश्य है इसमें से आपको बताना है कि उपयुक्त हो सकता है, सबसे ज़्यादा उपयुक्त क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल उपयुक्त हमें लग नहीं रहा, बाकी तो सारे ही लग रहे हैं कि हाँ इससे क्या होगा, बच्चों के बीच में इंटरेक्शन होगा, इससे क्या मिलेगी, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, हाँ इसको बढ़ावा मिलेगा। उसके बाद सी इसमें है ऑब्जर्वेशन जो स्किल्स है बच्चों की वो बढ़ेगी इससे। तो ए बी सी हमें करेक्ट लग रहे हैं। आप देखते हैं कि ए बी सी इसमें ऑप्शन है, यस ए बी सी हमारा ए ऑप्शन है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, 80 का ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 81। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी एन ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस एजुकेशन ऑफ द अपर प्राइमरी लेवल। अपर प्राइमरी लेवल के लिए साइंस का ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, अब इसमें आपके ऑप्शन देख लेते हैं। नर्चरिंग द नेचुरल क्यूरियोसिटी ऑफ चिल्ड्रन, यस ये तो हमें करना है, नर्चर करना है नेचुरल क्यूरियोसिटी को चिल्ड्रंस की। ठीक है, इंकुलेटिंग द वैल्यूज़ ऑफ कोऑपरेशंस ऑफ कंसर्न ऑफ लाइफ। ठीक है, बच्चों को क्या सिखाना है कि जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास करना। उसके बाद है कल्टिवेटिंग साइंटिफिक टेम्पर, उनमें क्या करना कि वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना। नेक्स्ट है एम्फसाइजिंग द टेक्स्ट बुक डेफिनेशंस ऑफ कॉन्सेप्ट, ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ उन्हें किस पर डिपेंड करना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक जो होती हैं, बुक्स होती है, उनकी परिभाषाओं को याद करना या उस पर ज़्यादा जोर देना कि परिभाषा ही तुम्हें पढ़नी है, ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, बाकी फर्स्ट तो हमने देख लिया था कि बच्चों में जिज्ञासा बढ़ाना। ठीक है, जिज्ञासा को बढ़ाना या उसका पोषण करना। तो आपके तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, ये वाला डी इनकरेक्ट है, तो नॉट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो नहीं के हिसाब से हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 82 हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इन्हांस द क्रिटिकल थिंकिंग एमंग चिल्ड्रन। बच्चों में जो क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने के लिए क्या करना है। अब सबसे फर्स्ट है आस्किंग चिल्ड्रंस टू रीड साइंस टेक्स्ट बुक इन द क्लास। नो, क्रिटिकल थिंकिंग तो बुक पढ़ के तो आएगी नहीं। आस्किंग चिल्ड्रंस टू रीड द एक्सटेंडेड लर्निंग गिवन एट द एंड टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो इसमें आपका दिया है कि बच्चों को पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए जो अधिगम विस्तार को पढ़ने के लिए कहना, लास्ट में जो दिया है बुक में उसको पढ़ने के लिए कहना। आस्किंग द चिल्ड्रंस टू डिस्कस एमंग देम सेल्फ इन ग्रुप में डिस्कस करके उसके बाद क्या करना है, शेयरिंग इन ए लार्ज ग्रुप, उसके बाद उसको ग्रुप में आगे डिस्कस करना। ठीक है, हाँ ये तो हो सकता है, वैसे थोड़ा करेक्ट लग रहा है। इसमें से सही आपको बताना है कि डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय द टीचर, टीचर के द्वारा क्या करना है कि एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट करना। ठीक है, प्रयोग का प्रदर्शन करना। तो हमारा जो इसका हमें करेक्ट आंसर लग रहा है वो लग रहा है सी। ठीक है, बच्चों को आपस में डिस्कस करके उसके बाद उस नॉलेज को फिर आगे शेयर करना, हाँ इससे तो फ़ायदा है बच्चों को। ठीक है, तो हमारा 83 का हो जाएगा, सॉरी हमारा 82 का जो आंसर है वो है सी। ठीक है, बाकी सारे इनकरेक्ट हैं। नेक्स्ट है 83। अ टीचर्स begins the class by demonstrating the chemical test of starch in given sample of food। एक स्टार्च का टेस्ट कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है केमिकल टेस्ट ऑफ स्टार्च इन गिवन सैम्पल ऑफ फूड, फूड का सैंपल जो भी दिया हुआ है। द कॉग्निटिव प्रोसेस एसोसिएट विद द अंडरलाइन वर्ड ऑफ द एबव स्टेटमेंट। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है आपने ये बताना है, तो इसका आंसर है अप्लाइंग करना, मतलब अनुप्रयोग कर रहा है वो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 84।
अब 84 देखिए क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ विल नॉट प्रोवाइड फॉर एक्टिव लर्निंग एमंग चिल्ड्रन। इनमें से बताना है कि कौन सी एक्टिविटी है जो है एक्टिव लर्निंग प्रोवाइड नहीं करती है बच्चों को। स्टेबलाइजिंग साइंस क्लब, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फील्ड ट्रिप, ठीक है, डेवलपिंग अ साइंस कॉर्नर, लिसनिंग अ लेक्चर इन अ क्लास। नो, क्लास में लेक्चर सुन के हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को एक्टिव लर्निंग नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो आपके जो आंसर आ जाएंगे इसमें 1 2 3 ये हैं करेक्ट। नॉट पूछा है तो नॉट है हमारा ये वाला, ये करेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 84 का डी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 85 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग अ लर्निंग गैप्स ऑफ लर्नर इन साइंस। साइंस में लर्निंग गैप को फाइंड करने के लिए आपने बताना है आप किसका यूज़ करेंगे। कॉन्सेप्ट मैप, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, पोर्टफोलियो, टीम एंड अचीवमेंट टेस्ट। तो ठीक है, आप क्या करेंगे, बच्चों की जो लर्निंग गैप हैं उनका पता लगाने के लिए जो इसमें यूज़ होगा आपका सी कॉन्सेप्ट मैप, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, पोर्टफोलियो, ठीक है। टर्म एंड अचीवमेंट टेस्ट जो इसके होते हैं उससे हम नहीं बता सकते हैं कि क्या लर्निंग गैप आई है। अब इन सारी चीज़ों से हमें पता चल सकता है कि हाँ बच्चे की जो लर्निंग गैप है या लर्नर्स की जो लर्निंग गैप है वो कहाँ है, कैसी आई हुई, इससे पता लगा सकते हैं लर्निंग गैप का, ठीक है। तो देख लीजिए, थोड़ा मैं बता दूँ एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है। जैसे कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड आर द शॉर्ट एंड सिग्निफिकेंट, ठीक है, डिस्क्रिप्शंस ऑफ द परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। एक सिग्निफिकेंट डिस्क्रिप्शन वर्णन होता है बच्चे की परफॉर्मेंस का, उसके व्यवहार का। इन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, जो एक्सपेक्टेड मतलब कोई भी इवेंट है जो हो रहे हैं, ठीक है, विच वुड नॉट बी डॉक्यूमेंटेड अदरवाइज एंड क्वाइट यूजफुल टू ऑब्जर्व डे बाय डे बेसिस। यानी कि हर दिन के बेस पे हम बच्चे की एक मतलब डॉक्यूमेंटेड या डॉक्यूमेंट्री कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में हम उसकी क्या कर सकते हैं, डाटा रख सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, बच्चे के बारे में हम जान सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जैसे कि क्या आ सकता है, ब्रीफ रिटर्न नोट बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ चिल्ड्रन, हाउ वेयर चिल्ड्रन स्पेंड टाइम, जैसे कि वो टाइम कहाँ बिताता है, उसका सोशल रिलेशनशिप किसके साथ है, कैसा है। देयर यूज़ ऑफ लैंग्वेज, उसको कैसी लैंग्वेज यूज करता है, मोड ऑफ इंट्रैक्शन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन अबाउट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन हैबिट। ये सब चीज़ें रिकॉर्ड करके जो हम डे बाय डे बेसिस पे रखते हैं वही जो होते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता चल सकता है। बाकी ये रेटिंग स्केल दिया हुआ है, रेटिंग स्केल द टूल यूज्ड फॉर असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ टास्क स्किल लेवल, ठीक है। चेक लिस्ट दिया हुआ है। पोर्टफोलियो आपका ऑप्शन में है। पोर्टफोलियो इज अ फ्लेक्सिबल एडेप्टेबल कलेक्शन ओवर टाइम ऑफ वेरियस, ठीक है, कॉन्क्रीट वर्क सैम्पल शोविंग मैनी डायमेंशंस ऑफ द चाइल्ड्स लर्निंग, ठीक है। ये भी इसका रिकॉर्ड होता है, ये दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें व्यक्तिगत जानकारी, पारिवारिक जानकारी, सब कुछ आ जाता है पोर्टफोलियो में इसका। बच्चे का शैक्षणिक विषय संबंधी गतिविधियाँ, जो खेल कूद करता है, जो उसके अचीवमेंट हैं, उसकी अभिरुचि हैं, सारी चीज़ें पोर्टफोलियो। तो ये सारे ही ज़रूरी होते हैं बच्चे के लर्निंग गैप का पता लगाने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए बी सी। सिर्फ हम टर्म और अचीवमेंट जो क्या क्या उसने अचीव किया है ना, उससे नहीं पता लगा सकते हैं कि बच्चे की जो लर्निंग में गैप आया है वो क्यों आया है। क्वेश्चन 86, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपने बताना है कि कौन सा ऐसा टूल है जो ऑब्जर्वेशन टेक्निक के बेस पे है, ठीक है। या ऑब्जर्वेशन टेक्निक में जिसका यूज होता है वो है ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट, पेपर पेंसिल टेस्ट और एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ठीक है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो बनता है वो बच्चे की ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बनता है, या ऑब्जर्वेशन टेक्निक का इसमें यूज़ किया जाता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 87, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पासिमिना सॉल इज मेड फ्रॉम हेयर ऑफ गोट, अंगोरा is a type of wool obtained from rabbit, camel is wool used to make carpet, पासिमिना wool is obtained from rabbit। अब इसमें पासिमिना जो सॉल है वो तो हेयर से बनती है गोट के, ठीक है। अंगोरा जो होती है वूल नहीं होती है, अंगोरा जो होती है गोट होती है, यह आपका करेक्ट नहीं है, ठीक है। कैमल के वूल से कारपेट बनती है, पासिमिना वूल जो होती है रैबिट से नहीं मिलती है। तो आपका इसमें ए और सी करेक्ट ऑप्शन है, ए सी आपका ए है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दिया भी हुआ है, देखिए, वूल इज ऑल्सो ऑप्टेन फ्रॉम गोट हेयर, अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट, इट इज़ अ वोवन फ्रॉम फाइन सॉल एंड पासिमिना सॉल, ठीक है। फिर है आपका कैमल जो हेयर होते हैं बॉडी
द फर एंड हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल इज ऑल्सो यूज वूल में यूज़ किया जाता है, ठीक है। वूल बनता है तो वूल से कारपेट जो इसमें दिया है थोड़ा अलग दिया हुआ है, बाकी ऑप्शन आपका वही करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 88, आइडेंटिटी द एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स, ठीक है, लिस्टेड बिलो। लॉन्ग बैकबोन, मैनी मसल्स, बॉडी कर्व इंटू मैनी लूप्स फॉर मूविंग फॉरवर्ड। तो इसका आंसर है हमारा स्नेक, ठीक है। स्नेक की सारी जो होती हैं ये करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, सारी विशेषताएं जो होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 89, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें से नॉट ट्रू बताना है। ऑल आर्टिस्ट कैरी ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड, ऑल आर्टिस्ट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट, ऑल आर्टिस्ट थिक वॉल, आर्टिस्ट हैव थिक वॉल, आर्टिस्ट हैव इलास्टिक वॉल। इसमें से नॉट ट्रू बताना है, ठीक है। तो इसमें नॉट ट्रू में आपका हो जाएगा आर्टिस्ट की इलास्टिक वॉल होती है, ट्रू है। आर्टिस्ट हैव थिक वॉल होती हैं, ट्रू है, ठीक है। आर्टिस्ट कैरी ऑक्सीजन, ऑल आर्टिस्ट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम हार्ट टू द अदर पार्ट, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है कि सारी जो आर्टिस्ट होती हैं ऑक्सीजन को लेकर जाती हैं, हाँ ऑक्सीजन को लेकर जाती है हार्ट से अदर पार्ट में, ये भी करेक्ट है। ऑल आर्टी कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, नो ऑल आर्टी नहीं करती हैं, सभी आर्टी नहीं करती हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड। उसमें से जो पल्मोनरी आर्टी होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लेकर जाती है, ठीक है। तो आपका जो ये वाला गलत है, ये वाला रॉन्ग है, तो ये वाला ही आपका सही पूछा हुआ है। तो इसमें जो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा वो है ए। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 90, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग ऑर्डर। अब इसमें एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो आपके मैच करने हैं। एसिटिक एसिड जो हमारा पाया जाता है विनेगर, फोर्थ हो गया, फोर्थ ये है फर्स्ट का फोर्थ। लैक्टिक एसिड जो होता है हमारा किस में होता है, कर्ड, ठीक है, फर्स्ट है, देन फर्स्ट है, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड जो हमारा है वो किस में होता है, स्पिनच होता है, ठीक है। एस्कॉर्बिक सिट्रस फ्रूट, तो हमारा सी करेक्ट है, ठीक है। तो हमारी 90 क्वेश्चन हो गए आज कंप्लीट। ये पेपर था आपका दिसंबर 2019 का, ठीक है, 2019 दिसंबर का पेपर था, सीटेट पेपर 2 साइंस, ठीक है। तो ये आपकी क्लास 7 से लिया मैंने, इसको देख लीजिए। इसमें से कोई भी आपका ऐसे था जैसे आर्ट स्टिंग वाला पूछा जाता है बार बार आपका, ठीक है। ये टेबल है, टेबल में तो वही फिर मैच करने वाले से जो क्वेश्चन बनते हैं तो मैच वाले बनते हैं। बाकी आपका जो आर्ट स्टिंग वाला बार बार पूछा गया है, आर्ट स्टिंग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।